विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित के पाठ्यक्रम में आज इस वीडियो में मैं आपको लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस वीडियो में केवल लघुत्तम समापवर्ती के बारे में ही बताया जाएगा। और सबसे पहले आप देखिए लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। कहने का अर्थ क्या हुआ, कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्ट में लसप भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। संख्याओं का भाग उस महत्तम में पूरा पूरा जाना चाहिए, वो उसका लघुत्तम समापवर्ती होता है। उदाहरण के लिए दो संख्याएं हम लेते हैं 12 और 16। अब इनका जो लघुत्तम समापवर्ती है वो 48 आता है। तो 48 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 16 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसलिए 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्ती 48 ही होगा, क्योंकि 48 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 12 और 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अतः 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्ती 48 होगा और लघुत्तम समापवर्ती को लसप भी कहते हैं। अब लघुत्तम समापवर्ती की परिभाषा अच्छी तरह से समझ लेने के बाद में इसमें जो समापवर्ती नाम आया है इसको अपन को अच्छी तरह से क्लियर करना होगा। लघुत्तम मानी होता है सबसे छोटा और सम मानी होता है बराबर, और अपवर्ती का मतलब होता है संख्या का गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज होता है वही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती होता है। अब अपवर्ती का अर्थ देखिए, किसी संख्या का अपवर्ती यानी गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। जैसे उदाहरण के लिए अपन 8 के अपवर्ती यानी गुणज ज्ञात करते हैं, तो 8 के 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज 24, 32, 40, 48, 56, इस तरह से अनंत तक इसके गुणज आते हैं। तो 8 का अपवर्ती यानी जो गुणज हम हैं इन सब में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अपवर्ती की परिभाषा क्या है, किसी संख्या का अपवर्ती गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे यहां 8 से ये सारे विभाजित होते हैं, यानी 8 का भाग इन सब में पूरा पूरा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ लघुत्तम समापवर्ती का, वह छोटी से छोटी सम्मानी समान अपवर्ती मानी गुणज, सबसे छोटा गुणज वही लघुत्तम समापवर्ती संख्याओं का होता है, और उस लघुत्तम समापवर्ती में उन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अब है लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की विधियां। लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने की 3 विधियां प्रचलित हैं। समापवर्ती विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी भाग विधि। अब मैं आपको उदाहरणों के द्वारा इन तीनों विधियों को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला उदाहरण देखिए, 15 व 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करो। अब देखिए हम क्या करते हैं समापवर्ती विधि में। अब 15 के हम सबसे पहले अपवर्ती ज्ञात करेंगे यानी गुणज। 15 को 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पाँच 75, 15 छिको 90, 15 संति 105। ये क्या है, 15 के अपवर्ती। अपवर्ती का मतलब होता है गुणज हैं। अब इसी तरह से 18 के गुणज हम ज्ञात करते हैं। 18 को 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौके 72, 18 पंचो 90, 18 छिकानी 108। ये 18 के अपवर्ती यानी गुणज हो गए। अब 15 और 18 के उभयनिष्ठ यानी समान जो इसमें सबसे छोटा अपवर्ती गुणज है वो क्या है। अब इसके आगे और भी अपवर्ती होते रहेंगे, जैसे 15 × 120 इस तरह से चलता रहेगा, और 18 के आगे चलते रहेंगे। तो इनमें समान 15 और 18 के बहुत से मतलब अपवर्त्य होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा समान अपवर्त्य ज्ञात करना है।
तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य इन दोनों में है 90। अतः 15 व 18 का जो उभयनिष्ठ समान सबसे छोटा अपवर्त्य है, गुणज है, वो 90 है। अतः 15 व 18 का लघुत्तम समापवर्त्य 90 होगा। तो ये तो सबसे पहली विधि है अपवर्त्य विधि। तो दी गई संख्याओं के हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, अपवर्त्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 15 और 18 दिया था तो 15 का ज्ञात कर लिया, और 18 दिया तो 18 का ज्ञात कर लिया। और इसमें सबसे छोटा समान यानी उभयनिष्ठ जो गुणज था, अपवर्त्य था, वही इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। लघुत्तम मानी सबसे छोटा, और समापवर्त्य का मतलब उभयनिष्ठ समान, जो दोनों में समान हो। सबसे छोटा समान अपवर्त्य ही लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा यही है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, और वो छोटी से छोटी होती है। और यहां 90 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 और 18 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य 90 हुआ। आया समझ में? इसी तरह से और उदाहरण देखिए। ये दूसरी विधि में आपको यहां इसी उदाहरण की दूसरी विधि बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, 15 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया हमने, तो पहले 15 को 3 से विभाजित किया, 5 आ गया, 5 को 5 से विभाजित किया, 1 आ गया। तो इसके 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 5 हो गए। इसी तरह से 18 के अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर लो। 2 से 18 को विभाजित किया 9, 9 को फिर 3 से विभाजित किया 3, 3 को 3 से विभाजित किया तो 1। अब 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3। हम इसको 2 गुणा 3 की पावर 2 यानी 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। अब जो 15 के अभाज्य गुणनखंड हैं और 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं, हम इनको अच्छी तरह से देखेंगे। अब इसमें कौन कौन से गुणनखंड आए? 2 आया, 3 आया और 5 आया। अब हमें यह देखना है इन दोनों में अधिकतम कितनी बार आया है? 1 बार आया है। इन दोनों में 3 अधिकतम कितनी बार आया है? 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 1 बार आया है, और 18 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 2 बार आया है। देखिए, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 बार कितनी बार आया अधिकतम? 2 बार। तो हम 3 को 2 बार लिख लेते हैं। और 5 इन दोनों के गुणनखंडों में अधिकतम कितनी बार आया? केवल 1 बार आया है, क्योंकि 15 वाले में 5 आया, 18 वाले में आया नहीं। इसका मतलब अधिकतम कितनी बार आया? 5, 1 बार आया। तो यहां इन सबको हम गुणा कर लेंगे, वही इनका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90। वही लघुत्तम समापवर्त्य आ रहा है 15 और 18 का 90, जो कि अपवर्त्य विधि में आया। अब इसी तरह से भाग की विधि भी हम देख लेते हैं। जैसे 15 और 18 का भाग की विधि से इस तरह से हम 15 और 18 को लिख लेते हैं। अब देखिए, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है? तो वो है 3। 15 में भी 3 का भाग जाता है, 18 में भी जाता है। 3 का भाग 15 में दिया गया 5, और 18 में 3 का भाग दिया गया 6। अब बचे नीचे क्या? 5 और 6। 5 और 6 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते समय भाग की विधि यहां समाप्त हो जाती है। अब जो बच्चे हैं, ये जो गुणनखंड, उनको गुणा कर लेते हैं। बचे क्या? 3, 5 और 6। तो लैसे पे होगा 3 गुणा 5 गुणा 6, तो 6 5 30, 30 3 90 उत्तर। अब तीनों विधियों में देख लीजिए, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य 90 ही प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त्य अपवर्त्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग की विधि से फाइंड कर सकते हैं। ये 3 विधि हैं लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की। अब देखिए, अन्य उदाहरणों से मैं और स्पष्ट कर देता हूं। उदाहरण है दूसरा, 12 18 24 का लसाअ ज्ञात करो। अब देखिए, सबसे पहले मैंने इसको समापवर्त्य विधि से आपको बता रहा हूं, समापवर्त्य विधि से 12 के अपवर्त्य यानी गुणज, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकनी 72, 12 37 84, 12 × 96, 12 × 108। ये इसके क्या हो गए? 12 के अपवर्त्य गुणज हो गए। इसी तरह से 18 के आप अपवर्त्य यानी गुणज ज्ञात कीजिए। 18 × 1 = 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिकनी
108। ये 18 की अपवर्ती गुणज हो गई। इसी तरह से 24 के अपवर्ती ज्ञात कीजिए। 24 24 72 24 94 24 120। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा समान अपवर्त्य इसमें, यानी जो सबसे छोटा तीनों में हो, तीनों में सबसे छोटा होना चाहिए समान गुणज अपवर्त्य, वो है 72। देखिए इसमें यहां 72 72 72, ये तीनों में सबसे छोटा अपवर्त्य यानी गुणज है वो 72 है। अतः 12 18 24 का लसफ कितना हुआ, 72 हुआ। तो 12 18 24 इन तीनों का 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। 12 छिकाणी 72, 18 चौक 72 और 74 अतः 12 18 24 का लसफ कितना हुआ, 72 हुआ। ये तो हुई समापवर्ती विधि। अब इन्हीं तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 12 18 और 24 का। अब देखिए अब 12 18 24 तीनों के आप अभाज्य गुणनखंड याद कर लीजिए। जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, 12 को 2 से कैंसिल किया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, तो इसके तो आगे 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको 2 स्क्वायर गुणा 3 भी लिख सकते हैं। अब 18 का 2 का भाग दिया 9 आ गया, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1, ये आ गए 18 के। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1। तो अब देखिए यहां इन तीनों में कौन कौन से गुणनखंड आए, 12 में 18 में और 24 में 2 3 2 3, बस केवल 2 या 3 यही गुणनखंड आए। अब हमें यह देखना है कि 12 वाले गुणनखंड, 18 वाले गुणनखंड और 24 वाले गुणनखंड में 2 अधिकतम कितनी बार आया है। इसमें देखिए कितनी बार आया है, 2 बार। इसमें कितनी बार आया, 1 बार। इसमें कितनी बार आया, 3 बार। तो हमें लेना है जिसमें अधिकतम कितनी बार आया वो लेना है। तो 24 वाले में 3 बार आया है, तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा है वो लिखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें 3 अधिकतम कितनी बार आया है, 12 वाले में, 18 वाले और 24 वाले में। तो यहां इसमें देखिए 1 बार, इसमें कितनी बार आया, 2 बार, इसमें कितनी बार आया, 1 बार। इसका मतलब जितनी कौन से में अधिकतम बार आया है, 3 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3 गुणा 3। और अब इन सबको गुणा कर लेंगे। कहने का मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये इसका लसफ हुआ। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, और 3 स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार गुणा करो। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये आ गया भाज्य गुणनखंड विधि से 72, और अपवर्त्य विधि से भी 72 आया था। अब भाग की विधि से भी हम देख लेते हैं। भाग की विधि से हम क्या करते हैं, संख्याओं को इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे 12, 18, 24। अब हम इस तीनों में ये देखते हैं कि कौन सी संख्या का भाग तीनों में जाता है। तो 2 का भाग इन सब में जाता है, तो पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 का भाग दिया 12 में 6, 2 का भाग 18 में दिया 9, 2 का भाग 24 में दिया 12। अब 2 का भाग इन सब में नहीं जाता, लेकिन 2 में 6 और 12 दोनों में जा रहा है, इसलिए जहां तक 2 संख्याओं में जा रहा है उसका ही देंगे। अब 2 का भाग दिया, 6 में 3 आ गया, 9 में जाता नहीं, तो ऐसा कैसा लिख लो, जिस संख्या का भाग नहीं जाता है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं। अब 12 में दिया 2 का भाग, तो 6 आ गया। अब देखिए इनमें 2 संख्याएं ऐसी हैं, तीनों संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग जाता है। तो 3 में 3 का भाग दिया 1, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 6 में 3 का भाग दिया 2। अब नीचे रह गए 3 और 2, तो इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग तो जाता नहीं है, तो यहां लघुत्तम समापवर्ती हमारा पूर्ण हो जाता है। अब जो गुणनखंड बचे हैं उनको गुणा कर लो, किसको, 2 को 2 को 3 को 3 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, वही 72 आया। तो तीनों विधियों से समान आंसर आ रहा है 72, अपवर्त्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग की विधि। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों विधियां अच्छी तरह से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना, अच्छी तरह से आपको तीनों विधियां समझ में आ गई होंगी। अब और उदाहरण देखिए। अब इनमें से जब ज्यादा संख्याएं होती हैं तो भाग की विधि है वो सरल विधि है, वो मतलब संक्षिप्त विधि है, इसलिए हम ज्यादातर भाग की विधि का ही प्रयोग करते हैं।
अब जैसे 12, 16, 18, 24, 56 का अगर हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है तो हम भाग की विधि से ही करेंगे। अब जैसे 12, 16, 18, 24, 56, इनमें सबसे पहले हम 2 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया 6, 16 में 2 का भाग दिया 8, 18 में 2 का भाग दिया 9, 24 में 2 का भाग दिया 12, 56 में भाग दिया तो 28। फिर 2 से दे रहे हैं, 6 में दिया 3, 8 में दिया 4 आ गया, 9 में जाता नहीं तो ऐसा कैसे लिख लिया, 12 में दिया 6 और 28 में दिया 14। फिर 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाता तो 3 का 3 लिख लिया, 4 में दिया 2, 9 में नहीं जाता 9 का 9 लिख लिया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया, 14 में 2 का भाग दिया 7 आ गया। अब हम 3 से अधिकांश संख्या में जा रहा है तो 3 में 3 का दिया 1, 2 में जाता नहीं तो 2 का 2 लिख लिया, 9 में दिया तो 3, 3 में 3 का दिया 1, 7 में जाता नहीं तो 7 का 7। अब जो नीचे संख्याएं बच रही हैं 1, 2, 3, 1, 7, इनमें किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता तो यहां लघुत्तम समापवर्ती कंप्लीट हो जाता है। अब जो गुणनखंड बचे हैं उनको आप गुणा कर लीजिए, तो यहां से चलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 ये 2 गुणा 2 और फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इन सबको हमने गुणा किया तो 1008 प्राप्त हुआ। तो हमारा लघुत्तम समापवर्ती क्या हुआ, 1008 प्राप्त हुआ। 1008 उत्तर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 1008। आया समझ में? इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्ती भाग की विधि से, ज्यादा संख्याएं होती हैं तब भाग की विधि से ही ज्ञात करते हैं। आगे और उदाहरण देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। जहां समस्या छोटी से छोटी का होता है उसका मतलब वहां प्रॉब्लम है वो लघुत्तम समापवर्ती की होती है, वो क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित होता है। जैसे यहां वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12, 15, 18 से हम भाग दें तो वो पूरी विभाजित हो जाए, तो ये वो संख्या इसका लेसअप होगी 12, 15, 18 का। तो हमने 12, 15, 18 का लेसअप फाइंड किया, 2 से डिवाइड किया, 12 को 6 आया, 15 में भाग जाता नहीं तो 15 का 15 लिख दिया, 18 में 2 का भाग दिया 9। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, 6 में दिया 2, 15 में दिया 5 और 9 में दिया 3। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जो गुणनखंड नीचे और साइड में बचे हैं उनको गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, ये इनको अब गुणा करेंगे, 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180। तो वह संख्या 180 है जिसमें 12, 15, 18 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या है, 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है, इसलिए 12, 15, 18 का लघुत्तम समापवर्ती 180 ही होगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि, और छोटी से छोटी ज्ञात करनी है जिसमें 12, 15, 36, 48 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। 12 का भाग दें तो भी 7 शेष बचे, 15 का भाग दें तो भी 7 शेष बचे, 36 का भाग दें तो भी 7 शेष बचे और 48 का उस संख्या में भाग दें तो भी 7 शेष बचे। तो ऐसी संख्या कितनी प्राप्त होगी? वो संख्या 12, 15, 36, 48 के लेसअप में 7 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो हम सर्वप्रथम 12, 15, 36, 48 का लेसअप फाइंड करेंगे और जितना लेसअप यानी लघुत्तम समापवर्ती आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इनका लेसअप होगा उनमें तो 12, 15, 36, 48 का भाग पूरा पूरा जाएगा और उसमें 7 जोड़ेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचते रहेंगे। और वो ऐसी संख्या पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 36, 48 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इनके लघुत्तम समापवर्ती जितना प्राप्त होगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो फिर हम इन संख्याओं का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता रहेगा। तो अब 12, 15, 36, 48 का लेसअप ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 में 6 का 2 का भाग दिया 6 आ गया, 15 में जाता नहीं 15 का 15 आ गया, 36 में भाग दिया 18 आ गया, 48 में भाग दिया 24 आ गया। अब 2 का भाग इन संख्याओं में देंगे, 6 में दिया तो 3 आ गया, 15 में जाता नहीं 15 का 15 जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं, 18 में भाग दिया 9 आ गया, 24 में 2 का भाग दिया 12 आ गया। अब इन संख्याओं में 3 का भाग देंगे, 3 में 3 का भाग दिया 1, 15 में 3 का भाग दिया 5, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 12 में 3 का भाग दिया 4। अब ये लघुत्तम समापवर्ती भाग की विधि से यहां कंप्लीट हो गया।
अब जो ये इधर जो भाग देने वाली संख्या है और नीचे जो बची हैं, इन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इन सबको गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई 720। तो 720 तो इनका लसैप है, और 720 में तो 12, 15, 36 और 48 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसमें इनका भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? वो संख्या होगी 720 में 7 जोड़ने पर प्राप्त होगी। अतः वह संख्या जिसमें 12, 15, 36, 48 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे, वह संख्या 720 + 7 बराबर 727 होगी। उत्तर वो संख्या कितनी होगी? 727 होगी, जो कि इनके लघुत्तम समापवर्ती में हम 7 जोड़ने पर प्राप्त होगी। वो संख्या होगी 727। उत्तर आया समझ में? ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे ज्ञात करते हैं, पहले हम उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेते हैं और जितना शेष बचता है उतना उसमें जोड़ देते हैं। आया समझ में? अगला उदाहरण देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 32, 36, 48 और 96 से पूरी पूरी विभाजित है। ये देखिए, ये क्वेश्चन इसका उल्टा क्वेश्चन है पहले वाले का। उदाहरण नंबर 5 का बिल्कुल उल्टा विपरीत है। अब किस प्रकार की संख्या ज्ञात करनी है? अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी जिसमें 32, 36, 48 और 96 का भाग दें तो 23 जोड़ने के बाद में वो पूरी विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या कैसे फाइंड होगी? हम इनका लसैप ज्ञात करेंगे और उसमें से 23 घटाने पर वो संख्या प्राप्त होगी। 23 घटाने पर वो संख्या प्राप्त होगी जो 32, 36, 48 और 96 से पूरी पूरी विभाजित हो जाने वाली संख्या तो इनका लसैप होगी, और उसमें से 23 घटाने पर वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जिसमें हम 23 जोड़ने पर इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा उस संख्या में चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 32, तो वह छोटी छोटी संख्या 32, 36, 48, 96 के लसैप में से 23 घटाने पर प्राप्त होगी, क्योंकि उस संख्या में 23 जोड़ने पर 32, 36, 48, 96 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका लसैप निकाल लेते हैं 32, 36, 48 और 96 का। तो अब इस तरह से हमने जब लसैप फाइंड किया इस विधि से, भाग विधि से, तो वो कितना प्राप्त हुआ? 288। अब 288 तो ऐसी संख्या है जिसमें 32, 36, 48 और 96 का भाग पूरा पूरा जाता है। और हमें कैसी संख्या ज्ञात करनी है? हमें ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 23 जोड़ दिया जाए, 23 जोड़े तब इन संख्याओं का भाग जाए। तो वो संख्या तो 288 में से 23 घटाने पर प्राप्त होगी, जो कि 265 है। अब देखिए, 265 में अगर हम 23 जोड़ दें तो संख्या 288 प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो 288 में 32, 36, 48 और 96 का भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये इनका लसैप है। अतः ये सवाल बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेना कि इसमें कैसी संख्या ज्ञात करवा रहा है। वो ऐसी संख्या ज्ञात करवा रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 23 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 36, 48 और 96 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो वो संख्या होगी 265। वो कैसे प्राप्त होगी? 288 लसैप ज्ञात करने के बाद में इसमें से 23 घटाएंगे तब प्राप्त होगी, तो 265। अब 265 में हम 23 जोड़ेंगे तब जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में इन संख्याओं का भाग जाएगा 32, 36, 48 और 96 का। आया समझ में? अतः वह संख्या 265 होगी। अब क्योंकि 265 में 23 जोड़ने पर 288 प्राप्त होगी, जो कि 32, 36, 48, 96 से पूर्णतः विभक्त है। आया समझ में? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया है कि वो संख्या 288 में से 23 माइनस करने पर प्राप्त होगी 265। अब 265 है, उसमें 23 जोड़ेंगे तब 288 प्राप्त होगा, और 288 32, 36, 48, 96 से पूरी पूरी विभाजित है, क्योंकि ये उनका लसैप है। आया समझ में? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज लघुत्तम जो ज्ञात करने की विधियां थी, अपवर्त्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और आगे तो हम आगे के वीडियोज में अब विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में लसैप से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो प्रश्न पूछे गए हैं, वो आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अब मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप इनको हल कीजिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट अवश्य करेंगे।
अब प्रश्न देखिए, पहला है निम्न का समापवर्ती विधि से लसप ज्ञात करो। तो ये 5 क्वेश्चन है और इसका समापवर्ती विधि से लसप ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है निम्न का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसप ज्ञात करो। ये 5 क्वेश्चन है और इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती आपको ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है निम्न का भाग विधि से लसप ज्ञात करो। अब इनमें 5 क्वेश्चन दिए हैं और इनका लघुत्तम भाग की विधि से ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 15, 24, 36, 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वह छोटी से छोटी इन संख्याओं का लसप होगी। ऐसी समस्या है वो लघुत्तम समापवर्ती की होती है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20 तथा 25 का भाग देने प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में आप लघुत्तम ज्ञात करके और उसमें 4 जितना शेष बचता उतना जोड़ देना चाहिए। वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18, 24 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। ऐसे में आपको जितना लघुत्तम आए उसमें से वो संख्या जितना जोड़ने के लिए कहता है ना, वो घटाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लघुत्तम समापवर्ती के बारे में जितनी विधियों से 3 विधियां जो मैंने बताई वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और इन प्रश्नों के आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।